नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे कांग्रेस के हवाले से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र सरकार पर यहां हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार को खरी खोटी सुनाई है और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस आज विफरती हुई नजर आई। केंद्र सरकार पर हर स्तर पर नाकाम होने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार देखिए कांग्रेस के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो घेरती हुई नजर आई है। और प्रदेश कांग्रेस ने आज जम्मू में धरना प्रदर्शन कर दिया है। सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई है और महंगाई जिस तरह से चरम पर है उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी लामबंद होती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई और केंद्र सरकार पर हर स्तर पर नाकाम होने का एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि केंद्र सरकार जो दावे पेश करती है उन पर खरा नहीं उतर पा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए बैनर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं और केंद्र सरकार होश में आओ, महंगाई को यहां पर कम कराओ की नारेबाजी भी की गई है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि किस तरह से भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है वो जारी कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लामबंद होती हुई नजर आ रही है, इस बीच में आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में आज धरना प्रदर्शन कर दिया है और कांग्रेस ने यहां केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा ही केंद्र सरकार को यहां पर घेरती हुई नजर आई है, लेकिन आज महंगाई के मुद्दे को चुन लिया गया, क्या कुछ कहना था? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आशा जी मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है। वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी यहां पर मौजूद है और आज एक बार फिर से कड़े मोर्चा जो है वो केंद्र सरकार ने के खिलाफ जो है वो खोलती हुई नजर आई है। रमन जी, आज आपने महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? विस्तार से आप रखें। हम तो लगातार महंगाई की बातें यहाँ पे करते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, लगातार प्रदर्शन। लेकिन ये गूंगी भरी सरकार है जिसने क्या जनता की तरफ ध्यान यहाँ पे नहीं दिया। और राहुल जी कहते थे कि कम से कम ये चुनाव 5 राज्यों की जब चुनाव हो गए तो ये दोबारा कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू करेंगे, और राहुल जी की ये बात तो सच हमने दिखाई दी, दूरंदेशी थे। आज 137वें दिन का लॉकडाउन जो उसने कीमतों में रोक लगाई थी, आज वो उसके बाद हम महसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन खोला गया और 2 दिन लगातार 80 पैसे में बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की, और इसमें खासतौर पर गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी करना, ये कहीं पे जम्मू कश्मीर का आवाम तो आगे ही पिसता चला जा रहा था। महंगाई की मार से उनका चूल्हा जलना मुश्किल है, इसलिए हमने उन लोगों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया और सड़कों में प्रदर्शन करते हुए ये सरकार जो सत्ता के नशे में सोई है वहां से जाके और गरीब आदमी को राहत देने के बजाय महंगाई के बोझ के नीचे जो उछलना चाहती है उसका विरोध करने के लिए हमने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अनिल, क्या लगता है केंद्र सरकार को किस तरह से कदम यहाँ पर उठाने चाहिए थे जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इनका यही कहना है कि सरकार को जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे महंगाई की जो है वो चरम सीमा को जो है वो रोका जाए, मगर महंगाई जो है वो केंद्र सरकार लगातार बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। और इनका यही कहना है कि इस महंगाई को जो है, महंगाई के साथ साथ जो युवाओं की जो बात की जाती थी उसको लेकर भी आज इन्होंने बात रखी है और महंगाई जो है इस समय चरम सीमा पर पहुंच रही है, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। उसी को लेकर जो है ये काफी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी ने जो है जम्मू के अंदर जो है एक कड़ा मोर्चा जो है केंद्र सरकार के खिलाफ खोला है। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार लामबंद होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में अब देखना यह होगा कि जिस तरह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, आने वाले समय में किस तरह से समीकरण जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार देखिए बड़ी खबरों का सिलसिला किस तरह से यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सीपीआईएम के जो महासचिव हैं सीताराम येचुरी ने श्रीनगर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीपीआईएम ने सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर अब सवाल उठा दिए हैं। और लगातार आप देखिए सीपीआईएम की तरफ से भी किस तरह से काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स को भी लेकर यहां काफी बातचीत जो है वो सामने रखी गई, क्योंकि हकीकत से कोसों दूर इस फिल्म को रखा गया है। और फिल्म यानी कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी आज बड़ी बात कह दी गई सीपीआईएम की तरफ से। और महासचिव सीताराम येचुरी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी सामने रखी है। लेकिन जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स को लेकर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है,
किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ की स्टोरी जो है वो बताई गई है, एक तरफ की कहानी को बयां किया गया है और मुस्लिम समुदाय की कहानी को नहीं सुना गया है। लेकिन इस बीच में अलग अलग नेताओं की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और भी कई ऐसे नेता जो कश्मीर फाइल्स को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच में आज श्रीनगर के अंदर सीपीआईएम के जो सीताराम येचुरी यानी महासचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बात कह दी है कि हकीकत से कोसों दूर इस फिल्म को रखा गया है। और इस तरह से अगर सवालिया निशान यहां पर खड़े किए गए हैं तो अब यहां सवाल पर सवाल जिस तरह से दागे जा रहे हैं, बातचीत करना, मंथन करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस हकीकत की बात यहां पर की जा रही है और कौन सी हकीकत यहां पर रही है, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। और कई लोगों की तरफ से कमीशन का गठन करने की बात कही जा रही है कि कमीशन का गठन होना चाहिए, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर 1990 में जब हालात पैदा हुए तो इस बीच में कौन जिम्मेदार था, कौन सी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार थी और किन किन लोगों पर यह पूरा जिम्मा आता है। उन लोगों पर कमीशन होनी चाहिए, कमीशन एक बिठाई जानी चाहिए और उसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया जाना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिलाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस तरह से येचुरी भी आज तक कश्मीर फाइल्स को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि हकीकत से कोसों दूर रखा गया है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। जो सीताराम येचुरी ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, पहले उन्होंने यही कहा कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है दफा 370 को लेकर, उस पर भी आएंगे, लेकिन कश्मीर फाइल का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कश्मीर फाइल फिल्म बनाई गई थी वो तथ्यों पर, वो हकाइक पर नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो एकतरफा दिखाई गई है। और उन्होंने पुलिस का वो आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई भी उसमें दिया और कहा कि उस आरटीआई एप्लीकेशन में जो रिप्लाई आया है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 80 के आसपास जो कश्मीरी पंडित हैं वो उस दौरान यहां पे मारे गए, जबकि जो दीगर मज़ाहिब है, चाहे मुसलमान जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, उनकी 1600 से ज्यादा अमवात हुई हैं और उस चीज को वो मिस कर रहे हैं इस फिल्म में। इसी तरह से वो एकतरफा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर इस तरह की ताकतें हैं जो मुल्क के अंदर मुनाफरत फैला रही हैं, नफरत फैला रही हैं, और इस फिल्म को उन्होंने आज की डेट में उसी अक्स में देखा और कहा कि इससे डिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर हुआ है। लेकिन तीसरी बात जो लेकिन हिलाल, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों से भी बातचीत की गई, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की गई, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से भी माना गया है कि मूवी के अंदर जो भी दर्शाया गया वो बिल्कुल सही था। देखिए, आप पता नहीं कि आप किन मुसलमान लोगों की बात करते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल जम्मू कश्मीर की मजमूई आबादी को देखोगे, 99.99% जो आबादी है उनका यही कहना था कि वो कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं रहे हैं और कभी भी पंडितों के खिलाफ नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग ना उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है और ना ही उनकी बात कोई सुनता है, बल्कि मुल्क के अंदर इस फिल्म को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। और मुल्क के अंदर आपने कल ही देखा होगा कि लगभग 28 के करीब जो नेशनल लेवल के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उन्होंने जुडिशरीज को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उन्होंने मीडिया के बड़े बड़े इदारों को लिखा है कि इस फिल्म से पूरे मुल्क के अंदर जो है डिवीजन हुआ है और इससे मुनाफरत हुई है। और यही नतीजा है कि आप दिल्ली में इसका असर देखने को मिल रहा है कि एक कश्मीरी नौजवान को डिस्पाइट हैविंग उसका आधार कार्ड भी है, इलेक्शन कार्ड भी है, उसका पासपोर्ट भी है, फिर भी उसको दिल्ली के अंदर जगह नहीं मिल रही है। तो ये नफरत जो है अब मुल्क के अंदर फैल गई है, उसी का आज इजहार जो है कमीशन का गठन करने की भी बात कही गई है हिलाल, कि कमीशन का गठन होना चाहिए और जो भी हुआ था वो बिल्कुल यहाँ पर साफ दिखना चाहिए और जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जिस तरह से सीताराम येचुरी वहां पर पहुंचे हुए हैं, और क्या कुछ कहना था उनका? उनका ये कहना था कि जो ये फिल्म बनी है इससे नफरत फैली है। और जहां तक कमीशन की बात करते हैं, उससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मुतालबा किया है, महबूबा मुफ्ती ने भी मुतालबा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुतालबा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मरकजी सरकार इस हवाले से कोई पहल करेगी और उसके बाद कोई कमीशन बिठाया जाएगा ताकि व्हाइट पेपर सामने आ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो सीताराम येचुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है अपने पार्टी की कॉन्फ्रेंस में, 16वीं कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन्होंने यही कहा कि जो 370 जिसको चैलेंज किया गया उसकी एब्रोगेशन को, उस प्रोसेस को, तो जब तक उसका कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, और मिसाल उन्होंने दी है कि जो लैंड लॉज हैं 16 तरामीम की गई है, 16 कवानीन में तरामीम की गई है, उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर
मान लीजिए कि कल कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, या जो पिटिशनर्स उसमें हैं जो चाहते हैं कि 370 बहाल होनी चाहिए, अगर कोर्ट ने कल उनके हक में भी डिसीजन दिया तो उस वक्त इन चेंजेस को अंडू करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है, और जब सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर सरकार को मौके मिलते हैं डिफेक्टो का और साथ ही साथ ऐसे फैसले लेने का, और इस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें सरकार को रोक लगानी चाहिए, और इसी हवाले से हमने ये रेजोल्यूशन भी यहाँ पर पास किया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सीताराम येचुरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों को यहाँ पर सामने रखा गया है। फिलहाल धारा 370 को लेकर भी बातचीत की गई है, लैंड लॉज को लेकर भी बातचीत की गई, और इस बीच में कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बातचीत की गई है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आप देखिए लगातार किस तरह से खबरें जो हैं वो लगातार जारी हैं, और साथ ही अब आपको सुरनकोट लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरनकोट में बुधवार रात हुई फायरिंग में घायल हुआ है एक शख्स, और गंभीर हालत इसकी बनी हुई है, और घायल को सुरनकोट में जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। गोली चलाने वाले वकील से पूछताछ अब यहां पुलिस कर रही है, और इस वक्त की बड़ी अपडेट राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पुंछ राजौरी इलाके के अंदर किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुरनकोट से इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर बुधवार रात को फायरिंग होती है और एक शख्स घायल हो जाता है, गंभीर हालत में ये घायल हो जाता है, और घायल को सुरनकोट से जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर किया गया है, और गोली चलाने वाले यहां वकील से पूछताछ कर रही है पुलिस, और पूरी तरह से किस तरह यहां पर अंजाम दिया जा रहा है कार्रवाई को, ये जानना बहुत जरूरी है। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर गोली चलाने की घटना सामने आई थी, और उसके बाद इस व्यक्ति को जीएमसी जम्मू के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ताजा हालात क्या कुछ हैं और किस तरह से स्थिति बनी हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ पूछताछ की जा रही है, ये जान लेते हैं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से गोली चलाने की घटना यहां पर सामने आती है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो शख्स घायल था उसकी अवस्था कैसी बनी हुई है, इस वक्त क्या स्थिति है उसकी? जिगुर जी, इस गोलीकांड में एक नहीं बल्कि दो लोग घायल हुए थे, जिसमें लड़की का एक भाई है और एक रिलेटिव है, मगर एक शख्स जिसको टांग में गोली लगी है उसको काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद उसको आज जम्मू रेफर कर दिया गया है। देर शाम से ही उसकी हालत तशवीश बनी थी, मगर हालात खतरे से उसकी जरूर बाहर बताई जा रही है, मगर उसको आगे इलाज के लिए जम्मू जरूर भेज दिया। और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में उसको सुरनकोट के हॉस्पिटल में रखा, क्योंकि कल देर शाम को ये उस वक्त मामला सामने आया था जब घरेलू तनाजे के चलते दो फैमिलियों की मीटिंग बुलाई गई थी इसमें तनाजे को दूर करने के लिए, मगर उस गोली तनाजे के बीच में ही एडवोकेट एक साहब हैं जिनको गुस्सा आया, जिनका तनाजा चाह रहा था, और गुस्से में उन्होंने गोली चला दी। हालांकि पुलिस ने भी उनको हिरासत में ले लिया था, और इस वक्त की सिचुएशन इस तरह के पुलिस ने इसके खिलाफ जो एफआईआर है वो भी लगा दी। एफआईआर नंबर 27 अंडर सेक्शन 307, 323, 34 आईपीसी, उसके बाद 325 आर्म एक्ट भी इसके खिलाफ लगा दिया गया, और इसको अरेस्ट भी कर लिया गया, और आगे तहकीकात की जा रही है। हालांकि जो हमारे जराए सोर्सेज हैं उनसे ये बताया जा रहा है कि इस फैमिली के अंदर काफी अरसा से ये तनाजा चल रहा था, क्योंकि एडवोकेट के दो बच्चे भी हैं। उस वक्त जब कहा जा रहा है अभी मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो वो बच्चे भी बीच में बैठे हुए थे, और एडवोकेट ने पहले ये बात कही, यानी ये बात जराए की तरफ से हमारे पास आ रही कि एडवोकेट ने कहा कि बच्चों को बाहर ले जाया जाए क्योंकि बच्चों पर इसका असर पड़ता है। उसके थोड़ी देर बाद ये गोलीकांड का मामला सामने आया, जिसमें दो लोग घायल हुए और एक को जम्मू रेफर कर दिया। लेकिन जमशेद, यहाँ पर सवाल ये है कि जब पूरी बैठक बैठी हुई है, पूरी यहाँ पर बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच में गोली चलाना कितना जायज था? क्या लगता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत थी, चाहे पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही हो? गुरजी, बिल्कुल ये मामला काफी अरसा से चल रहा है। जिस तरह बताया जा रहा है कि इस मामले का ऑलरेडी कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, क्योंकि दोनों मियां बीवी के बीच का ये मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते ये सारा मामला शुरू हुआ, क्योंकि दोनों फैमिलियां बैठी हुई थी। अब फैमिली के दौरान बैठते वक्त किस तरह की बातें हुई, ये बातें अभी पूरी तरह साफ निकल कर नहीं आ रही हैं, जिसके बाद उस एडवोकेट की तरफ से गोली चलाई गई है, क्योंकि गोली चलाने के फौरी बाद वो एडवोकेट वहां से भाग निकला और पुलिस ने उसको रास्ते से पकड़ भी लिया, उसका हथियार भी बरामद कर लिया। मगर ये एक बड़ा मामला है कि जब इस तरह की मीटिंगें बुलाई जाती हैं, क्योंकि इस तरह की मीटिंगें राजौरी पुंछ में अमूमन देखने को मिलती हैं, जो घरेलू तनाजे हाथ भी जाते हैं, मगर गोली चलने का मामला इस तरह की मीटिंग में पहली बार सामने आया, और इससे लोगों में काफी दहशत भी देखने को मिली, क्योंकि इस तरह के इससे पहले मामले कभी। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात सुरनकोट के अंदर बनते हुए नजर आए। घर में विवाद चल रहा है और उस विवाद को सुलझाने के लिए यहां मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस बीच में आप देखिए गोलीकांड किस तरह से सामने आ जाता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, जो लोग बीच में बात करते समय भी
हथियार का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर डोडा के लोग पिछले 2 हफ्तों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और गंदा पानी सप्लाई होने का संज्ञान प्रशासन यहां पर नहीं ले पाया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त लंबी ताने यहां पर जल शक्ति विभाग के अधिकारी सोते हुए नजर आ रहे हैं और डोडा में बीमारी फैलने का भी अंदेशा अलग से बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है, जहां पर सरकार की तरफ से बड़े दावे पेश करने की बात कही जाती है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं है। मूलभूत सुविधाएं यहां पर आम जनता को फराहम कराई जा रही है, लेकिन कितनी कराई जा रही है, जमीनी सतह तक इसे कितना काम में अमल में लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से, जहां पर आप देखिए बीमारियां होने का भी अंदेशा अलग से यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गंदा पानी पीने को ये लोग मजबूर हो गए हैं और जल शक्ति विभाग की तरफ से कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया गया है। आखिर किस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है, क्यों आखिर अनदेखी का शिकार यहां पर जनता होती हुई नजर आ रही है, कई तरह के सवाल जो है जल शक्ति विभाग डोडा पर अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 2 हफ्तों से यहां पर गंदा पानी मिल रहा है लोगों को और गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, बीमारियां लगने का अंदेशा अलग से बना हुआ है, लेकिन क्यों जल शक्ति विभाग इस पर काम नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से 2 हफ्ते से ये गंदा पानी यहां पर लोगों को पीना पड़ रहा है, क्या लगता है जल शक्ति विभाग जो बड़े बड़े दावे पेश करता है वो आखिर जमीनी सतह तक पहुंचने के लिए नाकाम साबित क्यों हुआ? बिल्कुल, आप देखेंगे कि इसको नाम भी चेंज किया गया है, जल शक्ति नाम इसका रखा गया, मगर हालात इस डिपार्टमेंट का नहीं सुधरे और आप देखेंगे लगभग 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं ये पानी जो है, जो खराब पानी डोडा शहर के अंदर आ रहा है। और आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट देखने को मिल रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि लगभग डोडा शहर के अंदर मैक्सिमम लोग बीमार हैं इसी पानी की वजह से, और सारे लोग जो है मार्केट से पानी नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और आप देखेंगे जो हमने कुछ विजुअल्स भी कुछ लिए हैं और कुछ लोगों से बातचीत की है, और मेरे साथ इसी खास बातचीत के लिए जुड़े हैं जो काउंसलर ने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कल बात की है इसी मुद्दे पे। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर साल ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और हर साल इसी पानी की वजह से लोग बीमार होते हैं, क्या बताना चाहोगे? आप काउंसलर हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बातचीत की है, क्या पूरी बातचीत हुई? हाँ, मैंने डीसी साहब से कल बात इस बारे में की है, क्योंकि हमें 2 नालों से पानी आता है, एक कोटी नाला से आता है, एक देसा नाले से आते हैं। मैंने पर्सनली विजिट किया, मेरे साथ एक और काउंसलर थे वार्ड नंबर 8 के, हमने दोनों फिल्ट्रेशन का विजिट किया, लेकिन फिल्ट्रेशन में तकरीबन ठीक है, लेकिन जो कोटी का नाला है वो भी साफ पानी आ रहा है, लेकिन जो देसे का नाला है जो मैक्सिमम शहर को दिया जाता है वो पीला पानी आता है। और आज भी मैंने बाथरूम में चेक किया, आज भी वो वैसी कंडीशन है। वसीम, सवाल कीजिए कि ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, कई तरह के नल जो है वो लोगों के घर में पहुंचाने की बात कही गई थी कि घर घर नल जो है वो पहुंचाया जाएगा, पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसका कितना काम जमीनी सतह तक हो पाया है? काउंसलर हैं और बहुत अच्छे से ये पूरी जानकारी रखते होंगे। देखिए, इस तरह से बताया गया था घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, घर घर नल पहुंचाया जाएगा, क्या लगता है आपको हर जगह ये पानी पहुंचाया गया है और कितना फायदा इससे लोगों को हो रहा है? नहीं, इसमें इतना ही नहीं है, कल मैंने डीसी साहब से बात की, चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पे रिप्रेजेंट करता हूं डिस्ट्रिक्ट को कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मसला ये है कि जो 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बाथरूम बनाए गए हैं, टैंकी बनाई गई है, बहुत सी जगहों पे गवर्नमेंट स्कूल में टैंकियां साफ नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का अंदेशा है, क्योंकि वो बच्चे 2 साल पहले जो पानी उनमें जमा हुआ था वो टैंकी बिल्कुल गंदी पड़ी है, और मुझे जगह जगह से फोन आ रहे हैं, कंप्लेंट आ रहे हैं कि बच्चे बीमार हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ये पानी घर घर पहुंच रहा है, सिर्फ स्वच्छ पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। देखिए, हम जिस तरह से बता रहे हैं आपको मैसेज, ये सवाल किया गया है, हम देख रहे हैं कि पानी साफ नहीं है, स्कूलों को पानी साफ नहीं है, तो बीमारियों का आने वाले टाइम में लगता है आपको कि बीमारियां फैल सकती है इस पानी की वजह से जो पानी हमें दिया जा रहा है? नहीं, फैल सकती नहीं है, फैली हुई है। आप देख लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में देख लीजिए, जहां तक हमारे जितने भी 17 वार्ड काउंसलर हैं यहाँ पे, सबकी ये कंप्लेंट है, किसी ने कहा दूसरा तीसरे घर में कोई न कोई पानी की वजह से बीमार और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके साथ राब्ता करने की कोशिश की जाती है, क्या आश्वासन उनकी तरफ से? देखिए, डिपार्टमेंट की तरफ से यही बताया जाता है बस जल्द से जल्द इसको साफ किया जाएगा, मगर आप देखेंगे जो हमारा जीएमसी, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो डायरिया से भरे हुए हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे हैं, और मैक्सिमम इसमें छोटे बच्चे, माइनर बच्चे जो हैं
वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग, मैंने पहले आपको बताया कि सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं पानी की बोतल मार्केट से खरीदना पीना। और आप देखेंगे कि कुछ तस्वीरें हमने ऐसी कुछ ली हुई हैं जिसमें कुछ लोग जो है रास्तों में, जो नलके हमारे लगे हैं, जो रास्ते पे जो कनेक्शन दिए गए होते हैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से, वहां पे वो पानी पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप मतलब खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जल शक्ति विभाग पर डोडा के अंदर आम जनता यहां पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और सवाल ये निशान खड़ा करती हुई नजर आ रही है कि स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं और कश्मीर से इस वक्त बड़ी अपडेट गुलमर्ग से देखने को मिल रही है, जहां पर कश्मीर घाटी में भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए कई बंदोबस्त किए हैं और स्थानीय प्रशासन भी पर्यटन विभाग का संभव सहयोग यहां पर देता हुआ नजर आया। और बर्फ से ढकी हुई वादियों में कई इवेंट्स का भी आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से बाहर से पर्यटकों का आना कश्मीर के अंदर बदस्तूर जारी हो चुका है। लेकिन इस बीच में प्रशासन आप देखिए कमर कसता हुआ नजर आ रहा है और गुलमर्ग में पर्यटन विभाग की तरफ से कई बंदोबस्त पर्यटकों के लिए किए गए हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से यहां पर फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है, कार्निवल फेस्टिवल्स और विंटर फेस्टिवल्स, कई तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कई इवेंट्स का आयोजन यहां पर हो रहा है। लेकिन आज किस इवेंट का यहां पर आयोजन किया गया है, कौन सा यहां पर पूरी तरह से कार्यक्रम रखा गया था, इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, आज किस तरह से हालात गुलमर्ग के अंदर बने हुए हैं? की बात में अगर महकमा सयाहत ने जो है कल ही जो है बागी गुलेला को जो है सयाहों के लिए दिया है। गुलमर्ग में जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ से यहाँ पर जो है अलग अलग जो है इवेंट्स को कराए जा रहे हैं और आज यहाँ पर एक और जो इवेंट सिकिंग का जो है वो यहाँ पर कराया गया। सलालत सिकी जो है वो यहाँ पर गुलमर्ग में कराई गई, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और इंफॉर्मेशन जो के दौरान जो है वो यहाँ पर जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर रही। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्केयर्स है उनके जो यहाँ पर स्केयर्स के प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर भारत और एक हरी झंडी दिखाई गई, क्योंकि इस वक्त हम इशफाक, कौन कौन से इवेंट्स अब आने वाले समय में हैं और आज कौन सा इवेंट यहाँ पर चल रहा है? बिल्कुल, आज यहाँ पर इबादतपुर से यहाँ पर जो सलालम सिकी है जो यहाँ पर बर्फ की पहाड़ी से की जाती है और उसका यहाँ पर आज इबादतपुर जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज हरी झंडी दिखाई। लेकिन अब माना यह भी जाता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्योंकि सहजनगाम गुलमर्ग में अभी 2 से 3 फुट बर्फबारी जो है मौजूद है और यहाँ पर मजीद कल से नेशनल स्कीइंग के लिए जो है यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। और बाहर से जो काफी तादाद में यहाँ पर जो स्कीयर है, चाहे उत्तराखंड से है, चाहे दिल्ली से है, हरियाणा से, उन्हें यहाँ पर तलब किया गया और कल से इबादतपुर यहाँ पर जो है स्कीइंग का जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक डार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि गुलमर्ग के अंदर देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पर्यटक जो है वो पहुंचे हुए हैं और वादी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे अखनूर और अखनूर में भी दरिया चिनाब पर बने हुए स्टील ब्रिज की मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण पुल पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है और पुल बंद होने के कारण यहाँ पर लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई किलोमीटर तक यहाँ जैम जो है वो पहले देखा जाता था, लेकिन अब कई किलोमीटर लंबा चक्कर उन्हें लगाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मरम्मत का कार्य कर रहे ठेकेदारों से कई कार्यों को जल्द पूरा करने की अपील कर दी ताकि उन्हें राहत मिल सके और इसके साथ ही लोगों ने सरकार से इस पुल के साथ एक और पुल का निर्माण करने की मांग कर दी है ताकि ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन इसमें ये असुविधा हो गई हमें कि जब हम इधर से आते हैं तो डूमी से आएंगे तो इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे अपने। एक तो किसी को ये मालूम नहीं है कि जहाँ से ये पुल बंद है, बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो उसमें लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, कईयों को रास्ता नहीं पता लग रहा किधर से आना, फिर जहाँ से मुड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो हम सरकार से या जो भी इससे कनेक्टेड लोग हैं या जो डिपार्टमेंट है उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ये पुल बंद नहीं होना चाहिए, इसकी रिपेयर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इतनी क्विक होनी चाहिए, फटाफट ठीक हो जाए। एक बात, दूसरी बात, इसके साथ यदि एक और पक्का पुल बन जाए तो उससे अखनूर वासियों को या सभी को जो भी इधर से आते जाते हैं बहुत ही फायदा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा करना चाहिए।
तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में आए दिन उठाए जा रहे कदमों पर और इसी के तहत यहां आयोजित वेटरनरी जो प्रोग्राम है वो यहां पर रखा गया है। वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम आज संपन्न हो गया है और अस्पताल की फैकल्टी और स्वास्थ्य प्रबंधकों के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 42 डॉक्टरों और पैरामेडिकल्स के जो मेडिक्स हैं उन्होंने भाग लिया। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर तो हमारा ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ का इकलौता सरकारी टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी है ये देता ही था, लेकिन अब और क्वालिटी सर्विसेज भी देने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ गैप्स तो नहीं है और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी जल्दी हम कर लेंगे। हमारे 42 पार्टिसिपेंट्स हॉस्पिटल के, जिसमें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स और कुछ नर्सेज, इन्होंने इसको अटेंड किया है बड़े जोश के साथ और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमें सर्टिफाइड क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि शशि सूदन जो है वो बातचीत करती हुई नजर आ रही है, जो कि जीएमसी की प्रिंसिपल हैं और वो बता रही हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आज रखा गया था और ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।